हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक में केदारनाथ अग्रवाल जी की चंद्र गहना से लौटती बेर। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कामासीन गांव में सन 1911 में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि जो हैं माने जाते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कह केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और ये जो चंद्र गहना से लौटती बेर है, ये कवि ने तब लिखा जब ये एक चंद्र गहना नाम की जगह है, वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में एक स्थान पड़ा जहाँ की प्राकृतिक और सौंदर्यता देखकर इनका मन आकर्षित हो गया और इन्होंने ये कविता लिख दी। तो इस पर आधारित इन्होंने जो कविता लिखा है, इसका हम भावार्थ अब आपको बताने जा रहे हैं। कवि कहते हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीज में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, जब वो चंद्र गहना नाम से लौट रहे होते हैं तब ये कविता उन्होंने लिखी। तो कहते हैं, देख आया चंद्र गहना, मैं चंद्र गहना देख कर आ गया हूँ। अब क्या मैं, जब वो रास्ते में आते हैं तो क्या कहते हैं, देखता हूँ दृश्य। अब मैं क्या दृश्य देख रहा हूँ, वो बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो वहाँ एक रास्ते में एक मेड़ पड़ा, तो उस मेड़ पर इस खेत की बैठा के, खेत की जो मेड़ होती है जो थोड़ी सी ऊंची ऊंची बना दी जाती है, उस पर वो बैठ गए हैं और वहाँ से वो क्या दृश्य देख रहे हैं उसका वर्णन वो कर रहे हैं। कहते हैं, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, पास ही में क्या देखते हैं कि एक बीते के बराबर, एक बित्ता होता है जो, उसके बराबर वो जो चना है, हरा हरा चना है, उसका एक पौधा है, तो उसको कहते हैं एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना। ठिगना सा जो चना है एक बित्ते के बराबर वो खड़ा है, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। और जो चने का पेड़, वो पौधा होता है, उस पर जो गुलाबी फूल निकलते हैं, तो वो कहते हैं जो गुलाबी फूल निकले वो ऐसा लग रहा है कि उसने अपने शीश पर मुरैठा जो पगड़ी नहीं होती है जो दूल्हे लोग बांधते हैं, तो वो उसने हरे जो चना है, हरा चना, उनको एक दूल्हे से मतलब मानवीकरण किया है। जब किसी प्राकृतिक चीज़ों का किसी मनुष्य के साथ वो तुलना की जाती है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, तो यहाँ पे उन्होंने उसका मानवीकरण किया है कि वो कैसा लग रहा है पौधा, एक दूल्हे जैसा लग रहा है जिसने अपने सर पर मुरैठा बांध रखा है गुलाबी कलर का। सजकर खड़ा है सजकर खड़ा है मतलब गुलाबी मुरैठा बांधकर वो सजकर खड़ा है एक दूल्हे की तरह। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, और पास ही में क्या, हरे हरे चने के पेड़ों के पौधों के पास में क्या लगा हुआ है, एक बीच में ही, उसी के बीच में अलसी हठीली, अलसी के पेड़ को अलसी पतली पतली होती है, उसको कह रहे हैं वो हठीली अलसी भी पास में मिलकर उगी हुई है, देह की पतली कमर की है लीची। और वो अलसी जो है वो देह की कैसी है, पतली पतली है, और उसकी कमर लचीली लचीली है। नेक्स्ट, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। वो जो अलसी हटीली है, पतली जिसकी कमर है, देह जिसकी पतली है और कमर उसकी लचीली है, वो क्या, नीले फूल, उसके जो फूल होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, तो उसको क्या, अपने सर पर उसने सजा रखा है, सिर पर को मतलब सजा रखा है। इसको अलसी को क्या, एक नायिका की भूमिका उन्होंने कही है, जैसे वो नायिका है, जैसे दूल्हा है तो उसकी वो नायिका है। कह रही है जो छुए या दूं हृदय दान को, तो वो नीले फूल जो है उसको
उसको बताते हुए कह रही कि जो इनको छुएगा तो मैं उसको अपने हृदय का दान दूंगी, मतलब मैं उसकी हो जाऊंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो इसमें क्या, वो जब अलसी कहती है कि जो मेरे नीले नीले फूल उनको अगर कोई छुए तो मैं उसे हृदय का दान तक दे सकती हूँ। और सरसों की तो कवि कहते हैं, और सरसों की तो पूछो ही नहीं। अब जब थोड़ा सा इधर नज़र घुमाते हैं तो वहाँ पे सरसों के खेत हैं, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि सरसों की तो पूछो ही नहीं, वो इतने मतलब पीली पीली एकदम इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि हो गई सबसे सयानी। मतलब वो सयानी से मतलब है कि वो बड़ी हो गई हैं। जब सरसों बड़े हो जाते हैं तो उसमें फूल आते हैं, है ना। जब छोटे छोटे पौधे रहते हैं तो नहीं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें फूल आते हैं, एकदम मतलब खेती बहुत अच्छी लगती है। तो ये कह रहे हैं कि अब वो सयानी मतलब बड़ी हो गई है, सरसों अब बड़ी हो गई, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब वो जो सरसों है, सरसों के पौधे हैं, उनको किसकी तुलना कर रहे हैं, एक दुल्हन से कर रहे हैं। यहाँ पे मानवीकरण किससे हो रहा है, एक दुल्हन से हो रहा है। तो क्या कहती है, जैसे लग रहा है कि कोई दुल्हन आई है हाथ पीले करके, अपने हाथ पीले करके वो एक दुल्हन आ गई है, ऐसा लग रहा है। ब्याह मंडप में पधारी, और ब्याह के मंडप पे वो पधारी है हाथ पीले करके। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। और ऐसा लग रहा है, मतलब इतना पीला पीला सरसों का खेत चारों तरफ फैला हुआ है, लग रहा है कोई दुल्हन मंडप में हाथ पीले करके आ गई है। और जो मास फागुन है वो फाग गाता जो फागुन में गाया जाता है उसको फाग कहते हैं। और फागुन का जो महीना है वो क्या फाग गा रहा है आज जैसे लग रहा है कि फागुन का महीना फाग गा रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्वयंवर हो रहा हो, क्योंकि चनी को देखा तो वो मुरैठा बांधा हुआ, और इधर ये पीले पीले सरसों जैसे लग रहा है कोई दुल्हन हाथ पीले करके मंडप में आ गई। तो ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे कोई स्वयंवर हो रहा है। और प्रकृति का अनुराग अंचल, प्रकृति की जो अनुराग है, वहाँ की जो खूबसूरती है वो एकदम मन को मोह रही है। और वो चारों तरफ फैली हुई है, आंचल हिल रहा है। उसका आंचल कैसा है, हिल रहा है, चारों तरफ फैल गई है, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी क्या कहते हैं कि इस विजन में, इस सुनसान में भी क्या है, दूर व्यापारिक नगर यानी नगरीय, ये जो दूर का जो नगर ये जीवन है, व्यापारिक जीवन की जो व्यापारिक चकाचौंध है, व्यापार है ना, कि जो शहरों का जीवन होता है कैसा होता है, व्यापारिक नगरीय जीवन कैसा होता है, व्यापारिक चकाचौंध से भरा होता है। तो कहते हैं व्यापारिक चकाचौंध से अलग हटकर यहाँ पे प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। वहाँ से अलग हटकर यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो कैसा है, प्रेम पूर्ण वातावरण है। यहाँ पर प्रेम पूर्ण वातावरण अधिक है, यानी भूमि उपजाऊ अधिक है, क्योंकि वहाँ का नगरीय है तो वहाँ की भूमि तो इतनी उपजाऊ होती नहीं है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेम पूर्ण वातावरण है और जो भूमि है वो बहुत ही अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, कहते हैं, और उन्हीं जहाँ वो बैठे हैं मेड़ पे उसी के पास में एक पोखर है। तो कहते हैं मेरे पैरों के पास में एक पोखर है, एक तालाब है, जहाँ पे क्या उठ रही हैं इसमें लहरें, जिसमें ऐसे ऐसे जब हवा चलती है तो क्या पानियों में लहर उठती है, तो कह रहे हैं लहरियाँ, जिसमें लहरियाँ उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और पानी नीला होता है तो उसी में कहते हैं नीले तल में क्या है, छोटी छोटी घास भूरी भूरी लगी हुई हैं। ले रही वह भी लहरियाँ, और वो भी क्या है, जब पानी चलती है तो पानी जब ऐसे लहर खाता है तो उसके साथ साथ घास भी लहरियाँ
खारी लहर खारी है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। और जब सूर्य की किरणें उस पानी पे पड़ रही हैं ना, बीच में पड़ती हैं, तो आपने कभी देखा होगा सीनरी में या फोटो में या खुद सच में मतलब अपनी आँखों से स्वयं देखा होगा कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी लगती हैं, एक सोने से खंभे जैसी लगती है ना, एक चांदी के खंभे जैसी लगती है, बीच में प्रतिबिंब है ना, चांदी का गोल गोल खंभा सा लगता है। तो वैसे कह रहे हैं कि वो एक खंभे सा लग रहा है जो आँख को बहुत ही चमका दे रहा है, मधुर लग रहा है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उसी तालाब के किनारे किनारे क्या है, पत्थर पड़े हुए हैं, कई पत्थर पड़े हुए हैं जो चुपचाप क्या बता रहे हैं कि चुपचाप वो पानी पी रहे हैं, ना जाने है ना। उन्हें देखकर कभी क्या कल्पना करता है कि इनकी प्यास इतनी लंबी है कि ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। नेक्स्ट, चुप चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथे वाली चातुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ क्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, कवि ये बता रहे हैं कि चुपचाप खड़ा डुबाए टांग जल में, वो एक बगुले को देखते हैं, जल में एक बगुले के देखते हैं जो एक टांग पर खड़ा है। जैसे ही ये योगी की भांति कैसा लग रहा है, वो किसी योगी की भांति ध्यान साधना में लीन है। ठीक है, कैसे डुबाए टांग देखते ही मीन लीन है और देखते ही मीन चंचल, और जैसे ही वह मीन को यानी मछली को पानी में अपने आसपास देखता है, ध्यान निद्रा त्यागता है। और देखते ही जैसे ही वो अपनी ध्यान को समाधि को और उसकी समाधि को तो अपनी समाधि को तोड़ देता है या टूट जाती है, चट दबाकर चोंच में नीले गले से के डालता है। वो क्या करता है, मतलब बिना कुछ देर किए हुए चट से फटाक से, मतलब कि चट से वो जल्दी से चोंच में मछली को दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है। ठीक है, एक काले माथ वाली चातुर चिड़िया, और ठीक उसी तरह क्या है, बगुले ही की तरह एक है काले माथ वाली एक चतुर चिड़िया है जो क्या करती है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। काले माथ वाली जो चतुर चिड़िया है वो क्या करती है, जैसे ही पानी में उजली उजली जो चमकती है ना मछलियाँ पानी में जब, तो उनको जैसे ही देखती है तो वो क्या करती है, वो दूर से उड़ती हुई सट आती है, एकदम से आती है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, और क्या पानी में अपनी चोंच को डुबा देती है, पानी के हृदय में तक चली जाती है, मतलब जहाँ पे वो मछली होती है वहाँ तक जाकर वो फिर से एक उजली चाटुल मछली चोंच पीली में दबाकर और एक मछली को अपने चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और कहाँ उड़ जाती है, दूर आकाश में उड़ जाती है। झपट्टा मारती है, तो मतलब चिड़िया ऊपर बैठी है, उसने मछलियों को देखा, वो झट से नीचे आई, झपट्टा मारा उस मछली को और अपनी पीली पीली चोंच में दबाकर वो दूर में आकाश में उड़ जाती है। अब यहीं पे हमारा ये जो है, मैं ये वीडियो का अंत करती हूँ क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा, तो इसको मैं इस फर्स्ट पार्ट में कर देती हूँ, और जो इसकी बाकी हुई लाइंस हैं, कविता है, उसको मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों को उसका भावार्थ बता दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए इसके आगे की लाइंस के भावार्थ के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना होगा, सेकेंड पार्ट।